हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण, औपचारिक परिचालन चरण। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 अवस्था में बांटा था। 4 अवस्था में देखेंगे, पहली आपकी अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष थी या जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक थी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था कि जो कि 2 से 7 वर्ष की थी। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। उसके बाद अमूर्त या औपचारिक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष की थी। तो इसमें इससे देखेंगे संवेदी परक प्रेरक स्थिति दिया गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है और औपचारिक यहाँ पे परिचालन चरण दिया गया है। 3 तो दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा काल नहीं है। नहीं वाला पूछ लिया गया तो चक्रीय चरण हो जाएगा, यह नहीं है। इसके जगह पर क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी जो कि 7 से 11 वर्ष थी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सी वाले को चूज कर दिए वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आपको करना है सही जवाब। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। जो आपका यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता है वह क्या है। तो देखेंगे जो पूर्व संक्रियात्मक काल है यह होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष का समय। तो यह आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन दिया गया है। अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है या अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन होता है या लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता हो जाती है 2 से 7 वर्ष में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की जो योग्यता है यह हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक काल में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह किसमें सहायक है, अनुशासन में सहायक है या बाल विकास के ज्ञान में सहायक है या मूल्यांकन में सहायक है या सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण विकास में सभी टाइप के यहाँ पे विकास आ जाते हैं। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह आपका यहाँ पर सर्वांगीण विकास में सहायक है। सभी प्रकार के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आजकल जो अधिकतर विद्यालय हैं उसमें जो संभागी समूह है, संभागी समूह के लिए जो प्राथमिक ध्यान है वह किस आधार पर होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुराग पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु स्तर पर, जो कि बी में है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास करिए और यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
देखिए आपको बताना है कि जो बालक और बालिका होती हैं तो उसमें दोनों में जो विपरीत लिंगों के प्रति जो आकर्षण होता है उनमें कब स्टार्ट होता है, किस समय स्टार्ट होता है, कब उनमें मित्रता या मिलने जुलने या बातचीत करने घूमने फिरने की क्रियाकलाप स्टार्ट होते हैं, तो बताना है, जल्दी से प्रयास करिए। तो ये सब होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी एज में देखेंगे यहाँ पे जो लड़के लड़कियां होती हैं लड़के लड़कियां होते हैं वो आपस में क्या करने लगते हैं, मित्रता करने लगते हैं या मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं या घूमने फिरने लगते हैं। तो ये सब काम किशोरावस्था में ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए दिया गया बाह्य अभिप्रेरण, यहाँ पे क्या दिया गया, बाह्य अभिप्रेरण का मतलब होता है एक तरह से मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन का उदाहरण क्या है यह आपको बताना है। आपके आंतरिक प्रेरण नहीं लिखा गया, मतलब अंदर से अभिप्रेरण नहीं है, बाहरी आपका यहाँ पे अभिप्रेरण है। आंतरिक अभिप्रेरण में तो जैसे आपका भूख आ गया, प्यास आ गई, नींद आ गया, चिंता आ गया, जिज्ञासा आ गई, यह तो आपके अंदर से प्रेरणा आती हैं। लेकिन बाह्य अभिप्रेरण क्या है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिया गया, उपलब्ध की आवश्यकता, चिंता या आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। तो देखेंगे जो आपका बाह्य अभिप्रेरण है इसमें पुरस्कार आएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है, जैसे आप पुरस्कार पाने की इच्छा रखते हैं, सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं कि आपकी प्रशंसा किया जाए, या कोई आप पद पाना चाहते हैं, कोई ऊंचा पद, तो ये सब रहता है। यह सब आपका यहाँ पे क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरण। और अच्छा अंक पाना चाहते हैं या किसी से सहयोग पाना चाहते हैं, या आपको यहाँ पे फेल होने का डर लगा रहता है, या कोई दंड पाने का डर लगा रहता है, यह सब बाह्य अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं की इच्छा नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे जो बाहरी प्रभाव है, बाहरी प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए। संवेग की पहचान कैसे होती है, आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, वैयक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे जो संवेगों की पहचान है यह उपरोक्त सभी से हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणिक और यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिए। तो सीखने की प्रक्रिया में ये सब जो क्रियाएं दिया गया, सब की सब क्रियाएं क्या हैं, शामिल हैं। शारीरिक क्रिया, पर्यावरणीय कारक भी सुने होंगे, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सब के सब होते हैं। तो क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना इसका राइट आंसर करने का, कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना, तो इसमें देखेंगे सहकारी अधिगम, समस्या समाधान, प्रयोजन आता है, लेकिन जो व्याख्यान है व्याख्यान नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई भी टीचर रहता है, किसी विषय पर किसी कक्षा में व्याख्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें जो छात्र रहते हैं बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वह सिर्फ श्रोता की तरह यहाँ पे सिर्फ चुपचाप सुनते हैं। तो यह व्याख्यान विधि में होता है, इसमें यह अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना में नहीं आता है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कौन सा पूरक अधिगम नियम यहाँ पे थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। पूरक यहाँ पे अधिगम नियम दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसमें आ जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम आ जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। देखेंगे जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या किया था, सीखने के 3 तो बिल्कुल यहाँ पे मेन मुख्य नियम दिया था, बाकी यहाँ पे सब क्या है, गौड़ नियम थे या पूरक अधिगम नियम थे। जो 3 मेन थे उसमें था तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम था, और जो गौड़ नियम थे उसमें बहु अनुक्रिया का नियम था, मनोवृत्ति का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, अनुरूपता का नियम था, साचार्य प्रवर्तन का नियम था। तो ये सब थे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका करना है आपको राइट आंसर। प्रयास करिए जल्दी से राइट आंसर कीजिए कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट वादियों का क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पे इसका जो संबंध है गेस्टाल्ट वादियों से है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। कई बार पूछा गया सीटेट एग्जाम में। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण की जो अंतः यहाँ पे क्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो मुख्य संक्रिया होती है उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, निदान भी होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रजातांत्रिक नहीं है इसका मतलब है कि आपसे प्रभुत्ववादी जो शिक्षण विधि है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसमें देखिए आपका आता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हो गया, और जो प्रदर्शन विधि है, यह जो दोनों विधि हैं यह आपकी प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि क्या है, यह दोनों की दोनों आपकी प्रभुत्ववादी हैं। तो यहाँ पे देखिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। व्याख्यान विधि क्या है, प्रजातांत्रिक नहीं है, प्रभुत्ववादी है। प्रजातांत्रिक में देखेंगे जैसे आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि आती है, सहभागी विधि आता है, सामूहिक परिचर्चा आता है, और इसी में देखेंगे जो प्रश्नोत्तर विधि है वह भी प्रजातांत्रिक के अंतर्गत आती है, और जो अन्वेषण विधि है वह भी आपका प्रजातांत्रिक के ही अंतर्गत आती है। तो यह पॉइंट आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, और इसका आपको यहाँ पे करना है राइट आंसर। बाल विकास में, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग भी जानते हैं कि बाल विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया पर बल देता है। तो यह तो आपका बिल्कुल सही है। यह क्या है, बाल विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद देखेंगे वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, तो बिल्कुल सही है। बाल विकास क्या करता है, वातावरण और जो अनुभव की भूमिका है उस पर बल देता है, यह भी सही है। गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक इसमें अध्ययन किया जाता है, तो यह भी आपका सही है। बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी जोड़ की डी में है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की विशेष शिक्षा से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। विशेष शिक्षा दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिया गया है। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, और पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। जो आपका यहाँ पे विशेष शिक्षा है, जिसको आप लोग स्पेशल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यह पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करिए कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कुसमायोजन का व्यवहारात्मक यहाँ पे लक्षण है आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता, जो कि ए में है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। तो भाटिया बैटरी का जो यहाँ पे संबंध है वह बुद्धि से है, तो यहाँ पे क्या होगा, बुद्धि हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, इस शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो वह शल्य चिकित्सक बन सकता है। शल्य चिकित्सक कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास, जो कि ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोट के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षण में आने वाले जो समान प्रकार के प्रश्न हैं उसके उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करना, प्रैक्टिस कराना, अभ्यास कराना। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या है यह गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यह गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उदाहरण दिया गया निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, तो यह हो जाएंगे आपके आगमन विधि के सोपान हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि इनमें से किनका नाम सुजनन यहाँ पे शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन का, ऑप्शन नंबर जो कि बी में है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो अधिगम सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन है किसने किया, कोहलर ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, लेकिन नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो बेंजामिन एस ब्लूम थे उन्होंने अधिगम के सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य थे, उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो यह पॉइंट आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हरलाक ने कहा था। हरलाक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वह होता है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद भी आपके प्रश्न अभी बचे हुए हैं और उससे पहले सीटेट एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। तो सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को बहुत कम समय बचा है। सीटेट में 150 प्रश्न आएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर। एक बार पास कर लिए सर्टिफिकेट मिल गया, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। बहुत सारी वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसे यूपी में सुपर टेट, बिहार में बीपीएससी ट्री, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMR, DSSS सब जगह अप्लाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे अगर सीटेट पास हो जाते हैं। तो सीटेट एग्जाम में देखेंगे लगभग 150 में 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। CDP है, CDP में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लिए होंगे उसमें 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस आपने लिया होगा या मैथ साइंस लिया होगा या EVS मैथ प्राइमरी का लिया होगा तो उसमें 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला करके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जरूर एग्जाम में जाइएगा। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट भी मिलेंगे, जैसे आपका CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, EVS। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा।
इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र व्हाट्सअप से परचेज करना चाहते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। व्हाट्सअप पे सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है तो इसको ले करके जरूर पढ़िए एग्जाम से पहले। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने का जो पठार है उसके निराकरण की बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करना चाहिए उसको देख लेते हैं। तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। उसे दंडित करना चाहिए, तो दंडित नहीं करना है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। देखिए जो CDP है या जो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, इसमें कभी भी आपको यहाँ पे बच्चों को जो दंड देना होता है यह कार्य नहीं करना होता है। दंड के माध्यम से बच्चे नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सृजनशीलता की पहचान हेतु जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है उसका जो निर्माण है टोरेंस ने किया। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और सभी लोग राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थार ने किया था। जो संकलनात्मक परामर्श है उसका जो जन्मदाता है वह कौन है, आपके थार्न है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है किसने दिया था यह कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिया है या आपके पास नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए और एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।